हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप सब जानते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी महीने में प्रस्तावित हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हो पा रही है या उन्हें ये नहीं पता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनोज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका पूरा यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जाएगा। बेटा, जितने भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाकर हल करा दूंगा सभी सब्जेक्ट के। बस आपको करना क्या है, जो भी वीडियो अपलोड हों टोटल वीडियो आपको देखना है और उन वीडियो में बेटा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के वीडियो में बेटा हम कक्षा 12 की बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्या बेटा? महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो प्रश्न है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि बेटा ये प्रश्न की संख्या पर आप नहीं जाएंगे, किस पर 6 है किस पे 10 है, उससे मतलब नहीं है। आपको प्रश्न देखना है और प्रश्न का आंसर अर्थात जवाब देखना है। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न बेटा 2017 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाघ परियोजना। हेडिंग डालेंगे बेटा आप। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया था। ये बेटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाघ परियोजना मतलब इस परियोजना का आरंभ कब हुआ था बेटा? 1973 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना है। बेटा बाघ जो होते हैं ना, तो बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। उनको बचाए रखने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए हम एक योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिसे क्या कहते हैं? बाघ परियोजना। कब शुरू हुई थी बेटा? 1973 में। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना, यानी बाघों की संख्या को बढ़ाना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क। बेटा ये किससे संबंधित हैं? बाघों का संरक्षण से संबंधित है। कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड। बेटा ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे हम जिरम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। दूसरा है बेटा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर जो राजस्थान में है, एवं सुंदरबन चीता अभ्यारण्य जो पश्चिम बंगाल में है। बेटा ये सब राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिससे बाघों को संरक्षण या संरक्षित किया जा सके। कब चलाई गई थी बेटा योजना? ये 1973 में। तो ये ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न आएगा बाघ परियोजना किस सन से चलाई गई थी या किस वर्ष चलाई गई थी, तो आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे 1973 से। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है, आप नंबर पे नहीं जाएंगे। प्रश्न है बेटा अगला क्या है? घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बेटा 2018 में आया प्रश्न है। कौन सी परियोजना बेटा? घड़ियाल परियोजना। अभी बाघ परियोजना थी 1973, अब है घड़ियाल परियोजना। तो देखें बेटा, घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना को आरंभ किया गया था। बेटा कोई भी परियोजना चली, चाहे वो बाघ परियोजना हो, घड़ियाल परियोजना हो, लेकिन वो इसीलिए चलाई गई थी उन जानवरों को सुरक्षित रखना, उन्हें संरक्षण देना, जिससे उनकी संख्या कम होने से बचे और संख्या बढ़ सके। ठीक है ना बेटा? तो क्या है, किस कब चली थी बेटा ये? 1975 में। किसके आरंभ में चली थी बेटा? किसके? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में
घड़ियाल परियोजना को आरंभ किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बेटा घड़ियालों की संख्या में भारी गिरावट हो रही थी, घड़ियाल खत्म होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, इसीलिए ये परियोजना चलाई थी। कब? 1975 में। अगले देखें बेटा, पहली घड़ियाल परियोजना सन 1975 में उड़ीसा राज्य में चली थी और दूसरी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के कतरनिया घाट एवं कुकरैल में सन 1976 में प्रारंभ की गई थी। बेटा तो प्रश्न आप ध्यान से सुने, अगर ये आए घड़ियाल परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो बेटा आप ऑप्शन लगाएंगे 1975। और यदि बेटा ऐसे आया कि अगर पहले भी आया कि पहली घड़ियाल परियोजना कब हुई, तब भी आप 1975 लगाएंगे। कहाँ हुई थी? उड़ीसा राज्य में। कहाँ बेटा? उड़ीसा। लेकिन अगर आया दूसरी परियोजना, तो बेटा दूसरी हुई थी उत्तर प्रदेश में और करतनिया घाट एवं कुकरैल में। कब हुई थी? सन याद रखें, 1976 में। तो ऐसा है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी, तो बेटा 1976 लगाएंगे। ठीक है, अगले देखते हैं। घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या जो 1975 में, बेटा जिस वर्ष शुरू हुई थी 1975 में मात्र 70 थी, वर्तमान में 7,000 तक पहुंच गई। अब देख रहे हैं बेटा, ये परियोजना चलाने से कितना फायदा हुआ। जो घड़ियाल 1975 में मेरे प्यारे बच्चों 1975 में 70 थे, वो वर्तमान में कितने हो गए? 7,000 हो गए। तो बड़े या नहीं बड़े? बताओ, बिल्कुल बड़े। तो इसीलिए तो बेटा ये परियोजनाएं चलाई गई थी, जिससे जानवरों की संख्या में इंक्रीजमेंट हो, बढ़ावा हो। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। पहले आप प्रश्न समझें अच्छे से। अगला जो प्रश्न है बेटा, वह है प्राणी विहार क्या है। प्राणी विहार क्या है? फिर है बेटा, भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम लिखिए। ये बेटा 2017 में 18 में आया है। फिर है बेटा अभ्यारण्य क्या है। या तो प्राणी विहार नाम से आएगा या अभ्यारण्य क्या है। अगला प्रश्न है बेटा, अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? ये 2018 में आया है बेटा। भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य होता क्या है, या प्राणी विहार क्या होता है, 2 प्राणी विहार के नाम लिखिए। चलिए तो बेटा इसका हम देखते हैं आंसर। देखें ध्यान से, आंसर है बेटा, हेडिंग डालेंगे अभ्यारण्य और ब्रैकेट में डालेंगे प्राणी विहार। तो बेटा अभ्यारण्य और प्राणी विहार एक ही चीज होती है। ठीक है, क्या है? अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। अभ्यारण्य का उद्देश्य किसका होता है बेटा? केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना। किसका बेटा? वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। बेटा जहाँ पर अभ्यारण्य प्राणी विहार बने हुए हैं, यदि उनमें व्यक्तिगत स्वामित्व या लकड़ी काटी जाए या पशुओं को चराया जाए, तो बेटा उसमें अनुमति केवल इस प्रतिबंध पर दी जाती है कि इनके क्रियाकलापों से वन्य प्राणी जो है वो प्रभावित ना हो। वन्य प्राणी प्रभावित का मतलब है जो वन्य प्राणी होते हैं, जिनके संरक्षण के लिए बेटा प्राणी विहार या अभ्यारण्य बनाया गया है, उनके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनमें कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, है ना। तब तो आप इनमें पशु चरा सकते हो या फिर कुछ लकड़ी काट सकते हो। अगले बेटा, इसकी स्थापना वर्ष नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। किस सरकार के बेटा? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के। भारत में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं। कितने हैं बेटा? 543 अभ्यारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार, इसमें पूछा था ना बेटा प्रश्न में कि 2 प्राणी विहार के नाम बताइए, वो भी भारत के। तो है भारत के 2 प्राणी विहार कौन कौन से? एक है बेटा जल्दापारा जंतु विहार, मदारी हाट, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है बेटा घाना पक्षी विहार, भरतपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो प्राणी विहार अभ्यारण्य क्या होते हैं? जिसमें केवल वन्य जीवन का क्या किया जाए बेटा? संरक्षण किया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर बेटा वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करो। लाइक तुम नहीं करते बेटा, लाइक अवश्य किया करो। ठीक है,
कमेंट्स करके बताया करो कि वीडियो कैसे लग रही है, और अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों सभी को शेयर किया करो, जिससे कोई भी बच्चा रह ना जाए पास होने से। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें बेटा, और वैसे तो मैं जितने करा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने करा रहा हूँ बेटा सब मेन है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ ज़्यादा ही लगा लें। ठीक है, क्या है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये बेटा 2014, 15 और 18 में आई हुई है। रेड डेटा बुक से आप क्या समझते हैं। ये बेटा हिंदी में भी आ सकता है, कैसे, लाल विवरण किताब या विवरण लाल किताब। ठीक है, तो क्या है, अथवा करके आएगा, रेड डेटा बुक किसे कहते हैं, इसमें उल्लिखित किन्हीं 4 स्तंभियों के नाम लिखिए। ये बेटा 2015 में आया है। या रेड डेटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बेटा 2018-2022 में आया है। या रेड डेटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये 2022 पर आया है। ठीक है बेटा, चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले। अच्छा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना इसे। देखें, हेडिंग है विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी WCU। बेटा इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती हैं, इसलिए आपको इनकी फुल फॉर्म पर भी ध्यान देना है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी WCU, और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, विश्व संरक्षण संघ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस यानी IUCN या IUCNNR भी कहा जाता है। बेटा इनकी ये फुल फॉर्म है, ध्यान से ये दोनों फुल फॉर्म याद कर लें, आने की संभावना है बेटा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं कि अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। बेटा जो जैव विविधता है ना, वो विश्व के सभी भागों में अत्यधिक संकटों से गुजर रही है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा WCU कौन, विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। इन्होंने क्या की बेटा, संकटग्रस्त जीवों की, ध्यान रखें, लिपिबद्ध की यानी लिखी, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। अब बेटा अगर ऑप्शन में आए ना कि लाल किताब किसे कहते हैं या रेड डेटा बुक किसे कहते हैं, ये क्यों बनाई गई थी, इसमें किसका विवरण मिलता है, तो आप क्या जवाब देंगे, संकटग्रस्त जीवों का। किसका बेटा, संकटग्रस्त जीवों का। तो इसी पे टिक लगाना है बेटा। ठीक है, इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरों से गुजर रही हैं। विलोपन मतलब बेटा नष्ट होना, जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं उनका जिक्र किया गया था। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से, इससे पहले अगले करते हैं फिर देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसका प्रकाशन पहली बार बेटा इस किताब का प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ बेटा, स्विट्जरलैंड में किया गया था 1963 में, पहली बार किताब याद रखना, स्विट्जरलैंड में किया गया, जहाँ WCU का मुख्यालय है। पेपर में ऐसे आ जाए बेटा, WCU का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। WCU ने रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। ठीक है, रेड डेटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। बेटा इस किताब में उन सभी जीवों की जानकारी दे रखी है जो संकट से गुजर रहे हैं या जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब इनसे जानकारी अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन जीव संकट की स्थिति में हैं, तो हम उनका संरक्षण करके उन्हें बचा के उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो है ना बहुत काम की बुक। हाँ भाई, चलिए अगले देखते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। अगले देखते हैं बेटा, ऐसे कौन कौन से 4 हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। इनमें उल्लिखित 4 स्तनी इस प्रकार हैं। पेपर में था ना बेटा, 4 स्तनी बताओ
जो रेड डेटा बुक में शामिल हैं। तो बेटा पहला आएगा काला हिरण, विलुप्ति हो चुका है लगभग। दूसरा है बेटा चीतल, तीसरा है चिंकारा और चौथा है बेटा तेंदुआ। ये 4 हैं जो संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो चुके हैं, लाल किताब अर्थात रेड डाटा में शामिल हो चुके हैं। ये किताब है बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। सब तैयार करना है। क्या है देखते हैं। वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण लिखिए। वन्य प्राणी जो है बेटा उनके विनाश के 4 प्रमुख कारण लिखिए। ये 2014 में आया है। या वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के कारण लिखिए। विलुप्तीकरण, ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं, ये बेटा 2016 में आया है। या जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं, ये 2019 में आए। ये बताओ जैव विविधता की क्षति क्यों हो रही है, वन्य प्राणियों का विनाश क्यों हो रहा है, वो विलुप्त क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं बेटा, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं फिर आंसर देखते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, उत्तर क्या है? वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण निम्नवत हैं। वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण निम्नवत हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, तीव्र वनोन्मूलन, जिसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवासों को समाप्त होते जा रहे हैं, या प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। बेटा तीव्र वनोन्मूलन मतलब वनों की अंधाधुंध कटाई। बेटा तेजी से वन की कटाई चल रही है, जिसके कारण जो वन्य प्राणी हैं बेटा, वन्य प्राणी हैं, उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, उनके घर हैं, वो कैसे होते जा रहे हैं, सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। लोग घरों को काटते जा रहे हैं, इसलिए वो कम हो रहे हैं। दूसरा है बेटा गैर कानूनी रूप से प्राणियों का शिकार हो रहा है। गैर कानूनी रूप से, कानून में तो है कि प्राणियों का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन चोरी छुपे गैर कानूनी की तरीके से उनका शिकार हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं बेटा। तीसरा है मानव की क्रियाओं या भूलवश या प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग। बेटा मानव कोई क्रिया कर रहा है जिससे आग लग गई, उसके भूल के कारण लग गई, माचिस जला के फेंक दी। प्राकृतिक कुछ कारण हो सकते हैं, ज्वालामुखी का फटना या किसी भी प्रकार से चट्टानों का आपस में रगड़ना, जिससे जंगलों में आग लग रही है, तो उससे भी बहुत से प्राणी बेटा खत्म हो जाते हैं, है ना। अगला है बेटा प्रदूषण से विभिन्न प्राणियों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इसमें रहने वाले जीवों का जीवन काल कम हो गया है। बेटा इतना प्रदूषण हो गया है जिसके कारण इनके जो प्राणी हैं बेटा उनके आवासों को बहुत दूषित कर दिया, उनके घर को, घोंसलों को, जहाँ वो लोग रहते हैं बहुत दूषित हो गए हैं, जिसमें उन लोगों की जीवन काल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पक्षियों को, प्राणियों को, सबको बीमारी हो रही है और वो जल्दी ही खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बेटा कई कारण हैं, ये 4 कारण हैं जिससे प्राणी जो वो हैं वो कम होते जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा ये प्रश्न देखेंगे ध्यान से, देखिए देखिए बेटा अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने जीव मंडल क्षेत्र हैं या आरक्षित क्षेत्र हैं? अगला है बेटा, अगला प्रश्न ये तो 2017 में आया है, संरक्षित जैव मंडल क्या है? किन्हीं 2 भारतीय संरक्षित जैव मंडल के नाम लिखिए। यदि बेटा ये आ जाए, ये 2018 में आया है। या जैव मंडल को बेटा क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ये बेटा देखो 2018, 22 और 23 में आया है। तो चलिए इसे देखते हैं बेटा अच्छे से। देखो आंसर देखें बेटा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीव मंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीव मंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। मतलब सन 1971 में बेटा यूनेस्को की मनुष्य
यूनेस्को जो देश है बेटा, यूनेस्को की मनुष्य एवं जीव मंडल परियोजना के अंतर्गत, कौन सी बेटा परियोजना के, मनुष्य एवं जीव मंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु, अर्थात मानव कल्याण के लिए जीव मंडल के संरक्षण की दृष्टि से, जीव मंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। अब अगले देखते हैं, भारत में कुल 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बेटा। ये पॉइंट अच्छा है, ऑप्शन में आ गया जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो कितने बताओगे बेटा, 18 हैं क्षेत्र हैं, जिनमें से हिमालय प्रदेश का शीत मरुस्थल क्षेत्र तथा शेषाचालम प्रमुख हैं। कौन कौन से, हिमालय प्रदेश का शीत मरुस्थल क्षेत्र तथा शेषाचालम प्रमुख है। ठीक है बेटा, तो बेटा बताओ आपको ये समझ में आए या नहीं आए, आ रहा है ना बेटा। चलिए, ये था हमारे बेटा वीडियो का अंतिम प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने बेटा इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। यदि आपको ये 10% भी वीडियो बेटा पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक अवश्य करें बेटा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे सभी का भला हो। आप दूसरों का भला करेंगे, ईश्वर आपका भला करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।